प्रदेश कांग्रेस के मुखर नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर दिग्गज नेता मुकेश नायक आज हमारे साथ हैं। और मैं तो बीजेपी को चुनौती देने के लिए राजनीति कर रहा हूं और मैं तो बीजेपी की तरफ मेरा रुझान कभी रहा ही नहीं। ऐसे समय में मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी पार्टी के साथ हूं और निरंतर काम कर रहा हूं। और आज ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रम महाके जब कांग्रेस छोड़कर गए तो आपने उन्हें बिकाऊ नेता कहा, फिर आपकी पार्टी में वापस आ गए थे। बिकाऊ नेताओं को वापस क्यों रखा? और जब उनको साथ छोड़ के चले गए तो उनकी सारी पहचान खत्म हो गई। बिजली में से पंखे का वायर निकाल दिया, पंखा चलना बंद हो गया। नमस्कार, मैं अतुल पाठक। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई एक खास शख्सियत। जी हां, हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक से। यूं तो मुकेश नायक का परिचय देने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मुकेश नायक दिग्विजय सिंह सरकार में लगातार मंत्री रहे, उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व संभाला और भी कई विभागों के वो मुखिया रहे। इसके बाद से लगातार वो विपक्ष में कांग्रेस की आवाज बुलंद करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आपने उन्हें डिबेट में सुना होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखर नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर और दिग्गज नेता मुकेश नायक आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है नायक साहब। जी मुकेश नायक जी, राजनीति का ये वो दौर है जब कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस के नेताओं के बारे में ये कहा जाता है कि न जाने कब कौन सा कांग्रेस का नेता बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो मुकेश नायक कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल काल्पनिक प्रश्न है और मैं तो बीजेपी को चुनौती देने के लिए राजनीति कर रहा हूं और मैं तो बीजेपी की तरफ मेरा रुझान कभी रहा ही नहीं। एक राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ, एक संपूर्ण विचार प्रक्रिया के साथ कांग्रेस में हूं, पूरे कन्वेक्शन के साथ। और ऐसे समय में जहां लोग छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसे समय में मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी पार्टी के साथ हूं और निरंतर काम कर रहा हूं। एक समय ऐसा भी था जब मुकेश नायक का कांग्रेस से मोह भंग भी हुआ था। आपने महर्षि जी के साथ एक प्रयोग किया था और अजय भारत पार्टी बनाई थी। तो वो दौर और अब के दौर में क्या अंतर है जब आपने छोड़ा था शब्द? देखिए, ये बात है 30 साल पहले की। आज इसकी चर्चा बहुत प्रासंगिक है ही नहीं, क्योंकि हजारों बार मैं इसका जवाब दे चुका हूं। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है और बिल्कुल राजनीतिक परिदृश्य पूरा का पूरा बदला हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न इस समय प्रासंगिक है, अगर इस पे अपन चर्चा करें तो ज्यादा उपयोगी। आपने सही कहा। देखिए, उस प्रश्न से वर्तमान परिस्थितियां उद्भुत होती हैं, क्योंकि लगातार ऐसा हो रहा है कि नेता छोड़ रहे हैं और जो नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं उनको कांग्रेस कोस भी रही है। आज ही अरुण यादव का बयान आया कि सुरेश पचौरी कांग्रेस के टिकट कटाऊ नेता हो गए थे, उन्होंने बड़े नेताओं का टिकट होने नहीं दिया और वो कांग्रेस का लगातार नुकसान कर रहे थे। क्या कहना है आपका? मुझे लगता है जितना कांग्रेस का नुकसान सुरेश पचौरी ने किया इन पूरे 40 सालों में, इतना नुकसान किसी ने भी कांग्रेस पार्टी का नहीं किया। भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, यहां तो कांग्रेस को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। टिकट अपनी इच्छा से लिए, संगठन अपनी इच्छा से बनाया। आपने सुना होगा अरुण यादव जी कह रहे थे कि अगर किसी के यहां गमी हो गई हो और कांग्रेस का नेता इन जिलों में जाना चाहे तो पहले पचौरी जी से पूछना पड़ता था कि भैया फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, हमें श्रद्धांजलि के लिए जाना है, चले जाएं। पर आज ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रम महाके जब कांग्रेस छोड़कर गए तो आपने उन्हें बिकाऊ नेता कहा, फिर आपकी पार्टी में वापस आ गए। तो ऐसे बिकाऊ नेताओं को वापस क्यों रखते हैं? आपको याद हो एक इंटरव्यू कमलनाथ जी से और नकुलनाथ जी से, पत्रकार ने पूछा कि आहा के वापस आ गए हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं कब वापस आ गए हैं।
आपने सुना होगा वो इंटरव्यू। ये कब चले गए थे कमलनाथ जी को ये भी पता नहीं लग पाया, और कब आ गए कमलनाथ जी को ये भी पता नहीं लग पाया। उसका कारण है कि ये इनकी जो कुछ भी शक्ति, क्षमता और पहचान थी वो ये थी कि ये कमलनाथ जी के साथ है। अब जब उनको साथ छोड़ के चले गए तो उनकी सारी पहचान खत्म हो गई। बिजली में से पंखे का वायर निकाल दिया, पंखा चलना बंद हो गया। तो ये सब बातें ये बताती हैं कि आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस में प्यूरिफिकेशन का दौर चल रहा है, जो भी अनवांटेड एलिमेंट्स थे वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का दुनिया के सभी पूरे इतिहास उठा के देख लो, एक दौर ऐसा आता है जब इस तरह का हतोत्साहित वातावरण होता है। विधानसभा चुनाव के बाद मुझे भी लग रहा था कि कार्यकर्ता बहुत हतोत्साहित है, और जिस तरह से पलायन भी हुआ उतने लोग तो नहीं गए जितना बीजेपी प्रचार कर रही है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव शुरू होते ही जिस तरह से कठिन चुनौती बीजेपी को मिली, इसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं सच बताऊं आपसे, अब परिणाम आएंगे चाहे जो आए हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग ये बड़बोलापन नहीं रखते हैं कि कोटि कोटि जनता के चुनाव परिणाम को हम पहले ही बता दें, क्योंकि हम कोई ईवीएम तो सेट करते नहीं है कि हम बता दें कि हम इतनी सीटों पे जीत रहे हैं। ये सब काम बीजेपी का है, उनका बड़बोलापन है, और पिछले 3 चुनाव में आपने देखा नहीं वो यही करते आए। हर राज्य में इतने पार, लोकसभा में 400 पार, विधानसभा में 250 पार, यही सब करते आए। और वो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध जिसको कहा जाता है। पूरी बीजेपी एक चुनाव लड़ने की फैक्ट्री बन गई है, और इलेक्शन को एक साइकोलॉजिकल वॉर में कन्वर्ट करते हैं ये लोग, और उसमें ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस पराजित योद्धाओं वाली पार्टी है और बीजेपी विजयी योद्धाओं वाली पार्टी है। तो ताकि पब्लिक परसेप्शन ये बने कि बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, केवल औपचारिकता बची है। ऐसा नहीं है इस बार। इनके कर्नाटक में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव की तुलना में सब जगह इनकी सीट कम हो रही है। ये इनकी यह हालत होने वाली है जैसे साइनिंग इंडिया के समय अटल जी की हालत हुई थी, और सोनिया गांधी जी ने मेहनत करके सरकार बनाई थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। इस बार भी जो मध्य प्रदेश का परिदृश्य दिख रहा है, शुरुआती दौर में निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही, लेकिन जिस तरह से कैंडिडेट आपने उतारे, निश्चित रूप से उन कैंडिडेट्स के चेहरों को लेकर पब्लिक में परसेप्शन अच्छा है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छी फाइट देने की कोशिश की है, कम से कम वॉक ओवर नहीं दिया। लेकिन ये जो कैंडिडेट हैं, क्या लगता है आपको कि ये पूरी ताकत से, तन मन धन से चुनाव मैदान में है और जीतने की मंशा से लड़ रहे हैं? तन और मन से तो है चुनाव मैदान में, धन की हम लोगों के पास कमी है। कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है, और आज पूरी राजनीति पैसे के आसपास हो गई है। राजनीति क्यों, जीवन की बहुत सारी खुशियां पैसे पर आधारित हो गई हैं। पैसा बहुत डिसाइडिंग रोल प्ले करने लगा, ये दुर्भाग्य है समाज का। आपको याद होगा बीजेपी के एक लोकसभा सदस्य ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पैसा रिश्वत लेते हुए ये कहा था, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। ये बीजेपी के पूर्व मंत्री ने पैसे लेते हुए कहा था। तो पैसे का बहुत महत्व है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है ये लोकप्रियता को पर हावी है। आज
पब्लिक परसेप्शन और लोकप्रियता कितनी भी रही आए, पर अब पैसा ज्यादा है और मैनेजमेंट अच्छा है तो आप लोकप्रिय उम्मीदवार को अपने मैनेजमेंट और पैसे के धक्के से हरा सकते हो। पर लोकतंत्र है, इसमें इतनी हताशा क्यों कि पैसा नहीं है तो आप लड़ाई? हताशा नहीं है, हताशा बिल्कुल नहीं है। हम तो चुनाव लड़ ही रहे हैं और बहुत कठिन चुनौती भी बीजेपी को दे रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं आप कितनी उम्मीद नहीं थी, और पहले चरण की वोटिंग हो गई, आपने देखा पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, कांग्रेस की विजिबिलिटी थी। और आप ये देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। बीजेपी ये कह रही थी 25 अप्रैल को अमित शाह ने कहा कि 370 मतदाता हर पोलिंग बूथ पर बढ़ाने हैं। उसके फॉलोअप में 11 अप्रैल को बीडी शर्मा ने छतरपुर में कहा कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पे 270 वोट कांग्रेस के बीजेपी के बढ़ाने हैं। पहले चरण की वोटिंग हो गई, 18% वोट कब गिरे सीधी में, गिरे कि नहीं गिरे? 12% वोट कब गिरे शहडोल में, 5% वोट कब गिरे मंडला और बालाघाट में, 3.3% वोट कब गिरे छिंदवाड़ा में। तो ये 370 वोट गए कहां? जमीन निकल गई क्या कि अभी भी अमित शाह और बीडी शर्मा के जेब में रखे? ऐसा बड़बोलापन, ऐसा अति उत्साह, ऐसा दम, ऐसा अभिमान कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं और कांग्रेस के 2000 लोग स्थापना दिवस पर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहां गए वो कांग्रेस के लोग, 2 लाख लोग? बहुत असत्य कथन करते हैं बीजेपी के नेता। मुकेश नायक जी, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, विचारक भी हैं और बहुत गहराई से स्थितियों को, परिस्थितियों को समझते हैं, विचार मंथन भी करते हैं। तो ये जो दौर है, इसमें कांग्रेस अपने कर्म के आधार पर फिर से पुनरुत्थान की ओर आगे बढ़ेगी, इसमें ईश्वर का साथ मिलेगा आपको? और जो वर्तमान परिस्थिति है, अक्सर ये माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से जनता का समर्थन और सहानुभूति उसको मिलता है या मिलती है जिस जो कमजोर होता है। आज आप कमजोर दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि वही स्थिति है कि जनता आपके पक्ष में खड़ी हो जाए और फिर आपको एक बड़ा बूस्ट मिले और इस चुनाव में आप जिसकी कल्पना नहीं कर रहे शायद वो भी हो जाए? देखिए, हर किसी देश में समय समय पर अलग अलग सभ्यता, संस्कृति और विचार पनपते हैं। कभी ऐसा होता है किसी देश में मार्क्सवाद के आर्थिक विचारों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा हो, कभी कभी ये भी देखा किसी देश में समाजवाद का परचम लहरा रहा है, कभी कभी देखा किसी देश में पूंजीवाद का परचम लहरा रहा है। इस समय भारत की जो राजनीति है वो घटियावाद के दौर से गुजर रही है, और ये जो घटियावाद का दौर है भारत की राजनीति में, खरीद फरोख्त करना, पैसे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, लाभ और लोभ के आधार पर दल बदल कर लेना, सरकारें चुनी हुई सरकारें बदल लेना, किसी पार्टी से चुन के आए हैं और 2 महीने बाद दूसरी पार्टी से फिर वोट मांगने लगे उसी क्षेत्र में। तो ऐसी निर्लज्ज राजनीति एक घटियावाद के दौर से गुजर रही है, और इसकी सारे मूल्य और गिराने का जो है काम ये बीजेपी ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है इन पूरे हथकंडों के रहते भारत के आदमी में बेचैनी है, और अब भारत का आम आदमी बीजेपी को कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है, और बीजेपी की नीचे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हमने तो आपसे पहले ही कहा
हम लोग एक लंबे संघर्ष की तैयारी में है। हो सकता है कि अपने जिंदा रहते हम सत्ता ना भी देख पाए, लेकिन हम लोग पूरी ताकत के साथ बीजेपी से लड़ेंगे ताकि इतिहास हम लोगों को उन लोगों में शामिल न करे जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको दिखाई नहीं देता। तो मुकेश नायक जी, बहुत साफ गोई से बहुत सारी बातें आप करते रहे हैं और पहले हमने देखा कि सालों तक आप नेशनल मीडिया पर कांग्रेस का पक्ष भी रखते रहे, लेकिन अचानक आप मीडिया से गायब हो गए। जिस तरह की डिबेट चलती थी और जिस तरह से कांग्रेस ने एक आरोप लगाया या एक नैरेटिव गढ़ा गया, जैसा कि बीजेपी कहती है कि मीडिया जो है वो आपका टारगेट बन गया, वो एक पक्षीय हो गया, इसमें कितनी सच्चाई है? क्यों आप इतने नाराज हैं मीडिया से? एक तो मुर्गा लड़ाई, स्ट्रीट फाइट, एक दाढ़ी वाला मुल्ला बैठा है टेलीविजन पे, एक दाढ़ी वाला पंडा बैठा है टेलीविजन पे, हाँ, 2-3 पार्टियों के नेता बैठे हैं, एक धार्मिक नेता बैठा है। अब और प्रकारांतर से सब्जेक्ट एक ही होता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो कितनी डिबेट कर रहे हैं इस विषय को लेके? इतने 140 करोड़ के देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक लक्ष्य, कृषि, खेत खलिहान, किसान, महिला पुरुष, नौजवान, बच्चे, इतने विषय हैं। तो क्या ये मुर्गा लड़ाई करते रहे 24 घंटे? मैंने 4,500 डिबेट की है नेशनल मीडिया पे, और उस समय सब्जेक्ट होते थे कि इस विषय पर आपको बोलना है। अनेक ऐसे विषय होते थे जो जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों की तरफ हमें ले जाते थे, हमारी समस्याओं से, रोजमर्रा की जीवन शैली से जिनका संबंध होता था। आज तो जिन बातों को लेकर डिबेट हो रही है वो जीवन को स्पर्श करते हुए सवाल ही नहीं है। भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवाल आपकी डिबेट के विषय ही नहीं है। तो क्या करेंगे बैठ के? अभी जो स्थितियां हैं उसमें डेवलपमेंट भी एक इशू है। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दिल में रखा और जो कुछ इन 10 वर्षों में दिया वो कांग्रेस ने अपने 70 वर्षों के शासन में कभी नहीं दिया। तो डेवलपमेंट भी तो एक विषय है ना, और जो विकास दिखाई दे रहा है, बीजेपी कह रही कि ये विकास की जो रफ्तार है वो अपने आप में अनूठी और सर्वोत्कृष्ट और सबसे ज्यादा है। तो इस विषय पे कांग्रेस क्या कहेगी? जितनी रोडें मध्य प्रदेश में बनी है उसका टोल टैक्स वसूल हो रहा है, और रोडें उसने बनाई हैं जो टोल टैक्स वसूल कर रहा है। इसमें शासन का क्या है? एक चीज। दूसरी चीज, 3.25 लाख करोड़ का लोन है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। 3.25 करोड़ का लोन लेके ये उधार का वैभव अगर दिखा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? क्या ऐसा विकास कर दिया जो अलग से परिलक्षित हो रहा हो? आप कहेंगे कि भोपाल का एक रेलवे स्टेशन अच्छा बना दिया। आज मुख्यमंत्री जी से पूछा कि ये मेट्रो कब चालू होगी, उसमें बहुत अननेचुरल डिले हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा हमें नहीं पता, हमसे मत पूछो। आप बताओ, देरी 5 वर्ष की ऑलरेडी देरी हो गई इस प्रोजेक्ट में, और 5 वर्ष की देरी होने से 2500 करोड़ की एस्केलेशन कास्ट बढ़ी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जो 2500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं समय अवधि बढ़ने के कारण, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम तमाम लोग और प्रदेश की जनता टैक्स देती है, वो टैक्स के द्वारा ये सब चीजें बनती हैं। हमारा 2500 करोड़ रुपए आप पानी में फेंक रहे हो और कह रहे हो कि हमारी जानकारी में नहीं है। इतने अनुत्तरदायी तरीके से उसको आप एड्रेस कर रहे हो प्रॉब्लम को। फिर भी डेवलपमेंट के मामले में जो पैरामीटर्स हैं उनमें मध्य प्रदेश उस सरकार से तो काफी आगे दिखाई देता है जिसमें आप भी मंत्री थे, और उसको बंटाढार सरकार कहा जाता है। जब हम मंत्री थे तो मध्य प्रदेश का बजट पहले साल का 21,000 करोड़ था।
जब हम पहली दफे विधायक बने तो मध्य प्रदेश का बजट 3500 करोड़ रुपए था। 1951 और 52 में जब भारत आजाद हुआ और पहला बजट भारतवर्ष का बना पूरे देश का, तो 350 करोड़ बजट था। क्रमशः हर राज्य का बजट बढ़ा, हर राज्य का, चाहे कोई भी सरकार रही हो, केंद्र सरकार का बजट बढ़ा। और पिछले जो भी देश में पैसा आया है भर के, वो पिछले 10 सालों में आया है, चाहे विदेशी मुद्रा हो। हमारी इतनी बड़ी वर्क फोर्स पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, वो बहुत पैसा हमारे देश में भेजते हैं। हमारे देश की फार्मास्यूटिकल ने कमाल का काम किया है और नंबर 1 एक्सपोर्ट में है भारतवर्ष में, जहां तक विदेशी मुद्रा लाने का प्रश्न है। बाकी तो जैसे चाइना है, आयात और निर्यात में जो इम्बैलेंस है, उसमें व्यापार में हमको बहुत घाटा है चाइना से। जितना हम निर्यात करते हैं उससे कई गुना हम आयात कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, तो देश को विदेशी मुद्रा भंडार का लॉस होता है। आप बताइए, 85 रुपए का $1 है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 42 रुपए का $1 था। आज 85 रुपए का $1 है, दुगने से भी ज्यादा। कह रहे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जब इनसे कहो कि महंगाई बढ़ी है तो कहते हैं क्रय क्षमता भी तो बढ़ी है। ये कौन सा जवाब है? और कौन सी क्रय क्षमता बढ़ी है? अब आप जिन स्थितियों की बात कर रहे हैं, वापस कांग्रेस की तरफ आते हैं। कांग्रेस आर्थिक संकट से जूझ रही है, बीजेपी नैरेटिव गढ़ रही है, विकास नहीं कर पाने के बावजूद भी विकास का एक माहौल तैयार हुआ है, जीत का माहौल तैयार हुआ है। आखिर कांग्रेस जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल, इतनी समृद्ध विरासत, इतनी स्टेट्स में सरकारें रही, लगातार रही, उसके बावजूद भी कांग्रेस यदि नीचे गई है तो क्या उसके पीछे सिर्फ बीजेपी ही कारण है या कांग्रेस का नेतृत्व भी कहीं जिम्मेदार है? हम लोगों की गलतियां उसके लिए कारण है, दूसरा कैसे जिम्मेदार हो सकता है? और ये आत्मावलोकन हमें करना पड़ेगा। ये सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है और हम लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा तो नहीं नासूर बन गए जिन्होंने न जीने दिया न ही करने दिया और घुटन महसूस हुई? देखिए, हर जिले में एक प्रेशर ग्रुप बन गए इस तरह के, जो न खुद करो न करने दो, जो मोनोपोली की लड़ाई में, स्वतंत्र वर्चस्व की लड़ाई में पार्टी के अंदर प्रवृत्त हो गए और पार्टी में के अंदर ही एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। तो पूरी पार्टी अलग अलग गुट में बट गई, उसने अपनी पार्टी का स्वरूप ही कमजोर कर लिया। अब वही लोग जिनके रहते हैं 3 चुनाव हारे हैं, वही बीजेपी में चले गए हैं, वही लोग। और बीजेपी जो कह रही थी कि हम कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करेंगे, वो तो बीजेपी को खुद कांग्रेस बनाने पर तुली हुई है। तो हम लोगों को तो लग रहा है ठीक ही है, जो कुछ भी हो रहा, नेचर ठीक कर रहा, प्रकृति ठीक कर रही है। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया, बीजेपी भी कांग्रेस हो। अब आप सोचिए, कभी आपने डेमोक्रेसी में ऐसा सोचा कि एक समय उपचुनाव में 22 लोग लड़ रहे थे, 22 लोग जो कांग्रेस छोड़ के गए थे बीजेपी से, वही लोग बीजेपी से लड़ रहे थे कांग्रेस के, और उनके सामने कांग्रेस के 22 लोग और लड़ रहे थे, यानी 44 लोग कांग्रेस के लड़ रहे थे और उनके बीच में चुनाव हो रहा था। दोनों पार्टियों से कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा कभी दृश्य देखा भारत की राजनीति में? और भारत के लोकतंत्र के गिरते हुए मूल्यों का ऐसा उदाहरण देखा आपने? तो मध्य प्रदेश में फिर आते हैं, 1-2 सवाल के साथ हम समापन की ओर जाएंगे। मध्य प्रदेश में नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, छत्रपों को दरकिनार किया गया, नए लोगों को मौका दिया गया। आप उन नेताओं में हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की कैपेसिटी रखा करते थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश में आप अपेक्षाकृत बहुत जूनियर नेता के नेतृत्व में काम करने को तैयार हुए। ये आपका बड़प्पन भी है और आपके काम करने का
जुनून और जज्बा भी कहा जा सकता है। लेकिन और भी कई नेता हैं जो वरिष्ठ कहलाते हैं लेकिन कनिष्ठ के नीचे काम नहीं करना चाहते। क्या आप कहना चाहेंगे? ये मॉस बेस्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी। यहां कोई सीनियर और जूनियर नहीं होता, और सीनियर और जूनियर इस सेंस में भर होता है कि हमें एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए। ऐसे मौके पर जहां लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हो, ऐसे मौके पर मोर्चे में डटे रहने का एक अलग मजा है, और पार्टी में रहकर और अच्छी क्षमताओं के साथ और खुशी खुशी काम करने का एक अलग ही मजा है। हम लाभ और हानि का लेखा जोखा लगा के भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध रखने वाले नेताओं में से नहीं है, और हमें मालूम है कि राजनीति में हम जैसे साधारण परिवार के लोगों को जितना मिला उतना भी कम नहीं है, और इसलिए बहुत आनंद का विषय है आज की परिस्थितियों में पार्टी के अंदर काम करना। एक व्यक्तिगत सवाल, साधारण परिस्थिति का होने के नाते छत्रपों के बीच काम करने का अनुभव कैसा रहा? कहीं भुगतना तो नहीं पड़ा? कहीं जातिवादी राजनीति का शिकार तो नहीं होना पड़ा? बहुत बहुत भुगतना पड़ा। और जब कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, सभी राजनीतिक दलों का ये हाल है। जब राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, बाप मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री नहीं होता है, तब साधारण परिस्थिति के नेताओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और आज जो मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो एक किसान के, बहुत साधारण किसान के बेटे हैं, जो अपने हाथ से फसल लगाते हैं और काटते हैं। तो इस समय ज्यादातर लोग बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं और एक लंबे संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि प्रकृति समय के अनुसार न्याय करती है, तो इस युवा पीढ़ी के साथ भी न्याय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश नायक जी। बहुत साफ गोई से मुकेश नायक जी ने जवाब दिया, लेकिन जिस जज्बे का उन्होंने प्रदर्शन किया, उस जज्बे के साथ यदि कांग्रेस का प्रत्येक वर्कर, चाहे वो कनिष्ठ हो या वरिष्ठ हो, कांग्रेस के इस संघर्ष के दौर में कांग्रेस का साथ दे, तो जनता तो कभी भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं थी। जनता ने हमेशा कांग्रेस को जिताया। जब जब 5-10 साल विपक्षी दल की सरकार रही, तब तब कांग्रेस को फिर से चुनाव लड़ने के बाद सत्ता में आने का मौका मिला। 2018 में भी कांग्रेस को जनता ने जिताकर भेजा था। कांग्रेस अपनी ही करनी से पीछे जाती है। कहते हैं कि हाथ का पंजा घर घर में आज भी विराजित होता है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति या राष्ट्र की राजनीति में विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस सशक्त भूमिका निभा पाए और राष्ट्र की प्रगति में सही योगदान दे पाए। मुकेश नायक जी जैसे नेता इसके साथ खड़े रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।